अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 21 जुलाई 2025 की दोपहर है, सोमवार का दिन है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। मैं तकरीबन 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैंने एक सेमिनार किया डीसी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगों के हवाले से, जिसमें हिंदुस्तान के एक प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल सुधेंद्र कुलकर्णी, जिनका इब्तदाई दौर में भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक रहा, एक तरफ उनको बुलाया, दूसरी तरफ से हुसैन नदीम, डॉक्टर हुसैन नदीम, जो इस वक्त जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वो दोनों पैनल पे थे। इसको मैंने आइकॉनो क्लास के ऊपर प्लेस किया, आपको झलकियाँ साथ दिखा रहा हूँ। इसमें इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने इसे देखा है उन्होंने इसे बेइंतहा सराहा है, पसंद किया। एक चीज़ मैंने नोट की है कि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है। जब आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की पीस की बात करते हैं, पाकिस्तान से इसे वेलकम किया जाता है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इसे इसकी तरफ से एक मनफी कमेंट्स आते हैं। बहरहाल, आप में से जिन लोगों ने इसे नहीं देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे देखने की कोशिश करें। आपको ये डिस्कशन अच्छी पॉजिटिव एक डायरेक्शन की डिस्कशन लगेगी। अब चूंकि मैं 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ, इन 2 दिनों में मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं दुनिया भर में, और मेरा हमेशा से ये इसरार या ख्याल है कि जितना ज़्यादा हम इस दुनिया को, ये बाज़ीचा अतफ़ाल है ये दुनिया मेरे आगे, वो जो गालिब ने कहा था ना, जितना ज़्यादा हम दुनिया के डायनामिक्स को और पावर प्ले को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पाकिस्तान की अंदरूनी और बरसगीर के दरमियान में जो चपकलश है उससे हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि गाज़ा में फ़लस्तीनियों के हवाले से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो प्लान, डिज़ाइन और कोशिश है, उनकी जो एम्बिशन है, वो पूरी तरह से बेनकाब और नंगी होकर हमारे सामने आ चुकी है। जब सूरत हाल में देखते हैं कि रोज़ाना ही जो खुराक और फूड के लिए लोग फ़लस्तीनी इकट्ठे होते हैं, उन पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस मुख्तलिफ हीलों बहानों से लॉ एंड ऑर्डर कह के गोली चलाते हैं, और रोज़ाना ही 30, 40, 50 से लेके 100 फ़लस्तीनी जो हैं उसमें जाँ बहक होते हैं। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर गुज़श्ता 24 घंटे में बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और तकरीबन 24 से 26 ममालिक जो हैं, उन्होंने एक बार फिर इकट्ठे होकर ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर फौरी तौर पर सीज़ फायर चाहिए। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अकॉर्डिंग टू हारत्स, जो इसराइल का बड़ा पेपर है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस तकरीबन रोज़ाना ही उनकी हेडलाइन लग रही है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने मैसेकर किया और वो एक जेनोसाइड जो है उसमें मुलव्वस है। अकॉर्डिंग टू विलियम डेलरिम्पल, जो बरतानवी हिंदुस्तानी अब तो वो हैं, लेकिन वो मतलब बरतानवी और नॉवेलिस्ट और ऑथर हैं, उनका मैं एक ट्वीट आपको दिखाऊं, को ये कहते हैं कि जिस किस्म की हेडलाइंस इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से मैसेकर और जेनोसाइड की इसराइल के अखबार हारत्स में लग रही हैं, ये मगरब का कोई अखबार इनको लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने टॉन्ट किया न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो हम 6 या 7 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल ऑपेड पीस और एनालिसिस छपा, और ये एनालिसिस छपा है प्रोफेसर डॉक्टर उमर बरतोव का, जो खुद इसराइली अमेरिकन स्कॉलर हैं, ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उमर बरतोव इसराइल में पैदा हुए, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा, अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरल वर्क किया, अमेरिका की इंतहाई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ब्राउन में इस वक्त स्कॉलर हैं, और दुनिया भर में उन्हें होलोकॉस्ट के हवाले से सबसे जो मुस्तरद जो अथॉरिटीज़ हैं होलोकॉस्ट के, वो मतलब एक एक्सपर्ट हैं, उन्हें समझा जाता है। उमर बरतोव का जो ये एनालिटिकल ऑपेड है न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसकी मैं आपको झलकियाँ वगैरह दिखा रहा हूँ, ये वो कहते हैं कि मैं एक आई एम ए जेनोसाइड स्कॉलर, आई नो व्हेन आई सी वन। और मैंने उनका ये पढ़ा है, वो इसमें कहते हैं कि जब शुरू में ये इल्ज़ाम लगने लगा इसराइल के डिट्रैक्टर्स और क्रिटिक्स की तरफ से कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस जेनोसाइड कर रही हैं, तो मैं इसे यकीन नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लगता था ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन 2024 के आखिर तक जितनी एविडेंस आई है और जो कुछ इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने किया है, इसे सिर्फ और सिर्फ आप जेनोसाइड कह सकते हैं। इसको किसी और लफ्ज़ और टर्म से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे गोल क्या नज़र आ रहा है हमें इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाहते हैं कि ऐसी कंडीशंस और हालात पैदा कर दिया जाए गाज़ा के अंदर, पानी के हवाले से, सीवेज के हवाले से, खुराक के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लिविंग कंडीशन ऐसी पैदा कर दी जाए कि ये 2 मिलियन से कम लोग जो अब यहाँ पे रह गए हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद वॉलंटरीली, अगर उनको ऑप्शन मिले कि भाई आपको इधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं, आपके बीवी बच्चों को एक ज़िंदगी मिल सकती है, मुस्तकबिल मिल सकता है, तो लोग यहाँ से नकल मकानी और हिजरत कर जाएँ। और मैंने एक पिछले 2-3 दिन पहले एक वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इसराइल की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके जो हेड हैं डेविड बर्निया, उनको गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये टास्क दिया गया मार्च के बाद से कि आप ऐसे मुल्क ढूंढें जो इन फ़लस्तीनियों को ले सकते हैं। और 3 मुल्क जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसमें एक मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का मुल्क लिबिया,
एक उसमें इथोपिया है, जहाँ कभी मुसलमानों ने मक्का से हिजरत उन्होंने की थी, इथोपिया, नजाशी का इथोपिया, और तीसरा इंडोनेशिया है। इन तीनों मुल्कों को इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने प्रिपेयर किया है कि ये फ़लस्तीनियों को गाज़ा से एब्ज़ॉर्ब कर लें अपने अंदर, लेकिन वो आगे से कहते हैं कि उनको अमेरिका कुछ दे, गुडीज़, कंसेशंस, इकोनॉमिक कुछ, और उसके लिए इसराइल अब कहता है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप उस पे खामोश है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रोका नहीं है, डिसअप्रूव इस आइडिया को नहीं किया। इनिशियल आइडिया भी डोनाल्ड ट्रंप ही लेके आए थे रिवीरा का कि यहाँ एक सारी बिल्डिंग्स नई बना दी जाए, इसको एक बहुत खूबसूरत किस्म का अब टूरिज्म का इसको सेंटर बना दिया जाए, जहाँ लोग आके ऐशी करें, बहुत खूबसूरत जो है वो इसकी लैंडस्केपिंग की जाए समुंदर के किनारे। तो ये अब इस वक्त की सारी कहानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेवलप कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कहाँ मसरूफ़ है? डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं, बिकॉज गुज़िश्ता चंद दिनों से मसलसल एप्स्टीन फाइल स्कैंडल, जिसका पहले हिंट बड़ी ज़बरदस्ती से किया था इलॉन मस्क ने, और एक उन्होंने शोशा छोड़ दिया था, अब वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो बेस है मैगा का, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज़ उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये किसी ने मेरे पीछे कुत्ता छोड़ा है, मेरा इसके साथ ज़ाती तौर पे ताल्लुक़ नहीं है। अभी किसने छोड़ा है, इसके पीछे इलॉन मस्क की प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रही है, ये वैसे ही एक चीज़ जो है वो छिड़ गई है। और यहाँ पर जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं वो ये समझते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने तो खुदकशी कर ली थी, लेकिन उनकी जो पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल, उनको 20 साल की सज़ा हुई थी, वो जेल में है, उनको लाया जाए, उनसे नई एविडेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाए। दूसरी तरफ से उनको ये भी इल्ज़ाम है कि डोनाल्ड ट्रंप गिस्लेन मैक्सवेल को असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, उससे अपनी मर्जी का बयान जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब आए पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा चौधरी भी है। चीन के अंदर क्या हो रहा है और चीन क्या कर रहा है वो खासा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे में चीन की हुकूमत ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मली बाकायदा तौर पे उस बहुत बड़े डैम की जो कंस्ट्रक्शन है उसका उन्होंने आगाज़ का ऐलान कर दिया है फॉर्मली तौर पे, जिसका हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों को, खास करके हिंदुस्तान को, बहुत बड़ा धड़का लगा हुआ था। ये डैम कहाँ है? ये तिब्बत में बनेगा। यारलुंग ज़ेंगबो रिवर जो है, ये बड़ा मुश्किल किस्म का नाम है, लेकिन इसका आसान नाम यह है कि जब ये दरिया हिंदुस्तान में दाखिल होता है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने इस पर अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है। उन्होंने कहा इससे पानी की अवेलेबिलिटी डाउन स्ट्रीम कम हो जाएगी। एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको खतरा यह है कि इतना बड़ा डैम बताया जा रहा है कि इससे पहले जितने भी डैम चीन ने बनाए हैं उन सबसे ज़्यादा बड़ा है। बिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोवाट आवर इससे बिजली जो है वो जनरेट होगी। तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को खतरा यह है कि इससे पूरे इलाके की, खत्ते की आबो हवा जो है वो भी मुतासर हो जाएगी। इसी तरह से जो सीज़मिक एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एक सीज़मिक बेल्ट है, इतना बड़ा डैम इससे बनाना बहुत ख़तरनाक है। चाइना ने कहा है कि सबकी सब बकवास खराफात किस्म की ऑब्जेक्शन हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा पानी की जो डाउन स्ट्रीम अवेलेबिलिटी है उसमें भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चीन की जो कैपिटल मार्केट्स हैं, उसकी स्टॉक मार्केट्स हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रैली किया है। उन्होंने क्यों रैली किया है? उन्होंने इसलिए रैली किया है कि गुज़श्ता कई महीनों से, आप कह लें 1-1.5 साल से, चीन की इकॉनमी जो है अब वो ठीक फंक्शन नहीं कर रही, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, और उससे चाइनीज़ मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट, उसने उसे परसीव किया है कि चीन की हुकूमत ने बिल आखिर एक स्टिमुलस, जिस तरह से न्यू डील इरा था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का, इस तरह से चीन की हुकूमत ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया है, जिसके नतीजे में सीमेंट की डिमांड एंड सप्लाई, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड बढ़ेगी, एक्सप्लोसिव की डिमांड बढ़ेगी, और तमाम चीज़ों की, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, और इकॉनमी को एक बहुत बड़ा स्टिमुलस जो है वो मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं पाकिस्तान रिलेटेड डेवलपमेंट्स में और सीधा छलांग लगाते हैं बहरिया ओकेनोस की दूसरी तरफ, लंदन में, बरतानिया के कैपिटल सिटी में, जहां आज के दिन 21 जुलाई 2025 में पाकिस्तान की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने अपनी तहफ़्फ़ुज़ और अपनी नामूस और अपनी इज़्ज़त की खातर एक डिफेमेशन केस और ट्रायल का आगाज़ किया है लंदन की एक अदालत के अंदर। और ये केस फाइल किया है, इसमें जो क्लेमेंट हैं वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर। जब उन्होंने केस वैसे फाइल किया था उस वक्त लाहौर के ISI के सेक्टर कमांडर थे, और अगर ये क्लेमेंट हैं तो इसमें डिफेंडेंट आपकी जानी पहचानी मकबूल हर्दल अजीज़ शख्सियत जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं। और इसमें ब्रिगेडियर राशिद नसीर, उनके वकला, बहुत महंगी लॉ फर्म उन्होंने हायर की हुई है, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉ फर्म जो है वो इसमें ISI के ब्रिगेडियर साहब ने हायर की है, डोटी स्ट्रीट चेम्बर्स, जिसमें अमल क्लूनी, जो हॉलीवुड के एक्टर जॉर्ज क्लूनी की अहलिया हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मशहूर शख्सियात इस चेम्बर से वाबस्ता हैं। ये वो फर्म है जिसे ISI के ब्रिगेडियर साहब ने हायर किया, और उनका कहना यह है कि जून 2022 के अंदर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने यके बाद दीगरे कोई 7 या 8 दफ़ा ऐसी स्टेटमेंट्स, आई थिंक उसमें से मेजॉरिटी ट्विटर के ऊपर है, एक उसमें शायद उनके यूट्यूब चैनल की है जो बंद हो चुका है, और उस पर उन्होंने उनके खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट्स की
जिसमें उन पे गलत इल्ज़ामात लगाए। वो इल्ज़ामात बाय एंड लार्ज क्या हैं, वो सब डिफरेंट किस्म के हैं, उसमें वर्ड्स ऑफ कंसर्न है, लेकिन वो इल्ज़ामात ये हैं कि वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का कहना ये था कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जो भी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो कुछ हो रहा है और वहाँ पे जो बाई इलेक्शंस हैं उस पर ब्रिगेडियर राशिद नसीर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से उन्होंने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। बड़ा वैसे अच्छा होता है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा वहाँ पर ये कहते हैं कि ISI का सेक्टर कमांडर और सेक्टर कमांडर की टीम जो है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें द ह्यूमन बीइंग द पर्सन ब्रिगेडियर राशिद नसीर को वो बार बार उसमें कोट ना करते। कहना वो वही चीज़ कहते थे जो मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन मेरा ख्याल अल्फाज की चॉइस उनकी इस किस्म की थी। लेकिन इस केस की हकीकत और रियलिटी, इसके एनालिसिस से जब डॉट कनेक्टिंग करते हैं तो क्या समझ आती है। केस है डैमेजेस का, आपको डिफेमेशन हुई, आप डैमेजेस मांग रहे हैं, लेकिन डैमेजेस आप उस शख्स से मांग रहे हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा से जिसका यूट्यूब चैनल भी बंद हो चुका है और जो अपने डिफेंस के लिए क्राउड फंडिंग और फाइनेंसिंग मसलसल 2 साल से कर रहे हैं। उनके पास पैसे ही नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि अगर केस का अवार्ड मेजर आदिल राजा के खिलाफ होता है और अदालत इस नतीजे पर पहुंच रही है कि ब्रिगेडियर साहब जो है उनकी वाकई हद तक हो गई, उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा, ये खासा मुश्किल डिसीजन होगा ब्रिटिश कोर्ट के लिए करना। लेकिन टेक्निकलिटीज़ पे अगर ऐसा डिसीजन आता भी है और एक बहुत बड़ी कई मिलियन डॉलर की एक पनिशमेंट अवार्ड हो भी जाती है पाउंड्स की मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ, तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के पास तो कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए, उनसे कोई रिकवरी हो नहीं सकती। ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर तो है नहीं। तो फिर ये इतनी मेहनत इस पर क्यों की जा रही है? दूसरा आप देखते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव लॉ फर्म जो है डोटी स्ट्रीट चैम्बर्स को ब्रिगेडियर साहब ने हायर किया हुआ है। इसका एक्सपेंस ब्रिगेडियर साहब कैसे पूरा कर रहे हैं, ऐसे तासुर कम अज़ कम एनालिसिस में यही लगता है कि ISI इसके पैसे पे कर रही है, किसी हद से पैसे रेस किए क्योंकि ये फर्म कितनी महंगी है इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि हॉलीवुड के मशहूर अदाकार एक्टर जॉर्ज क्लूनी की अहलिया अमल क्लूनी भी डोटी स्ट्रीट चैम्बर्स के अंदर काम करती हैं, वहाँ पे वो बैरिस्टर हैं। तो पैसे ज़ाहिर इसमें नहीं मिल रहे। अगर इसमें से पैसे नहीं मिल सकते इस डैमेजेस के केस में, तो फिर इससे आम तासुर एनालिटिकली स्पीकिंग यही है कि यहाँ पर ISI का मकसद ये है, उन्होंने ही ब्रिगेडियर साहब को मजबूर किया। ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनको भी एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस एज पर एनालिसिस। और ये एक्सपेंसिव लॉ फर्म के ज़रिए आप जिसको स्लैप केसेस कहते हैं कि मेजर आदिल राजा ही नहीं बल्कि जितने भी एक्सपैट पाकिस्तान से बाहर लोग हैं जो पॉलिटिकल कमेंट करते हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको डराया जाए, उनका मुंह बंद किया जाए, एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया जाए बरतानिया के कवानीन को एक्सप्लॉइट करके कि आपको इस तरह से एक सज़ा मिल सकती है और ज़ाहिर है आपको बैंकरप्ट किया जा सकता है और आपके फाइनेंशियल हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल किए जा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का केस पाकिस्तान में क्यों फ़ाइल नहीं किया गया? पाकिस्तान में भी फ़ाइल किया जा सकता था। पाकिस्तान में क्योंकि डैमेजेस तो आपको मिलने ही नहीं है। अगर आप किसी पाकिस्तान की अदालत के अंदर कौन सा वकील जाके ये कहेगा और अदालत में लोग कह के मारेंगे जब वो कहा जाएगा कि लाहौर का सेक्टर कमांडर जो है वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, अगर आप इल्ज़ामात को देखिए जो कि बरतानिया की अदालत के सामने लगाए गए हैं। तो इसमें एक इशू ये है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश सिस्टम की एक तरह से स्ट्रेंथ है और एक तरह से वीकनेस ये है कि उनके लिबल के केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए पूरी दुनिया के लोग खास करके पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं लिबल और डिफेमेशन के केसेस को फाइल करने के लिए। अब आए असल ऑनर किलिंग की तरफ। ये तो एक हवाई किस्म का ऑनर है, यहाँ पे तो मकसद स्ट्रेटेजिक है। असल जो ऑनर किलिंग है जो 2-3 दिन पहले बलूचिस्तान से सरफेस हुई, गो के वो कहते हैं, हुकूमत का कहना है कि ईद उल अज़हा से पहले की किलिंग हुई थी। एक बलोच खातून जिनका नाम शुरू में शीतल बताया गया था और उम्र 23 से 24 साल बताई गई थी, और एक नौजवान ज़रक जिसकी उम्र 27 साल बताई गई थी। और बात है कि सरफराज बुख्ती साहब ने, जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्टैंड लिया। उनकी जितनी इसमें तारीफ़ की जाए वो कम है, और उन्होंने इस पर बड़ी डिसाइसिव स्टेप लिए हैं फौरी तौर पर, जिसमें वो सरदार जिसने ये किलिंग, बलोच सरदार जिसने किलिंग ऑर्डर की थी, उसके बाद मजीद 11 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको अदालत के सामने लाया जा चुका है। गिरफ्तार करने के बाद सरफराज बुख्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि इस खातून का नाम शीतल नहीं है बल्कि बानो बेगम था, उस आदमी का भी कुछ नाम डिफरेंट था। और इन खातून जो है ये मैरिड थी, उसके 4 बच्चे थे, और वो आदमी भी मैरिड था, उसके भी 4-5 बच्चे थे। और बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि ये इसका डिस्क्रिप्शन देने का मतलब ये नहीं है कि ये एक जवाज़ हो सकता है किसी को कत्ल करने का, लेकिन उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि ये सारा कैसा हुआ है, और इनके नाम भी डिफरेंट हैं, इनकी उम्रें भी जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब इसमें
میں نے اس کے اوپر ایک دن پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا، میں یہ ڈیٹیلز آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، خاص کر کے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ سرفراز بگٹی نے بتایا کہ خاتون میرڈ تھی، اس کی عمر غالباً 37 برس تھی، آدمی کی عمر بھی 40 برس تھی، ان کے بچے تھے، کیونکہ اس کی خاص سگنیفیکنس ہے۔ جب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سنتے ہیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو واقعی عورت بڑی بری تھی، بد چلن تھی، بد کردار تھی، شادی شدہ عورت تھی، 4 اس کے بچے تھے، آدمی تھا، یہ کیسے چلے گئے؟ کیونکہ پہلے سوشل میڈیا پہ خبر یہی تھی کہ شیتل اور زرگ جو ہیں انہوں نے 1-1.5 سال پہلے شادی کر لی، پھر ان کو دھوکے سے بلایا گیا کہ نیگوسیشن ہوتی ہے، آپ کو ری انگیج کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا اور ان کو اس طرح سے مار دیا گیا۔ تو وہاں پہ لوگوں کی بہت ہمدردی پیدا ہو رہی تھی سوشل میڈیا کی اسٹوری سے۔ اب بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یار یہ تو عورت تھی، بری تھی، بد چلن تھی۔ میں نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی کہ یہ اس قسم کا جرم مارنے والا یہ کہاں پہ ہوتا ہے دنیا میں بہت زیادہ، اور سمجھیں کہ کل میں اگر ویلاگ نہیں کر سکا تو اس کی وجہ یہ کہ میں اس ریسرچ کے اندر کئی گھنٹے میں نے لگائے۔ اب میں اس کا ایک بہت ہی مختصر انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے یہ چیک کیا، میں نے بار بار اس میں آرٹیفیشل ایپس جو ہیں، جو اے آئی ڈریون ایپس ہیں، چیٹ جی پی ٹی، گروک کا بھی میں نے بے تحاشا استعمال کیا، گوگل کا بھی میں نے استعمال کیا۔ میں سمجھنا یہ چاہتا تھا کہ جس قسم کی آنر کلنگ پاکستان میں، افغانستان میں بار بار ہوتی ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ ایران میں بھی ہوتی ہے، ترکی میں بھی ہوتی ہے، بعض اور ترکش ٹرائبس کے ایریاز میں بھی ہوتی ہے، اور مسلم ایریاز میں ہوتی ہے، جہاں یہ ٹرائبل ہے، یہ پیٹریارکل کلچر ہے، لیکن یہ مسلم ٹرائبل کلچر میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں بھی بہت ٹرائبل کلچر ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، افریقہ میں جہاں ٹرائبل کلچر ہے وہاں کیا ہوتا ہے، جہاں پرانے کم پڑھے لکھے کرسچن کمیونٹیز پائی جاتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، جو کنفیوشن چائنیز یا بدھسٹ ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، برما میں کیا ہوتا ہے، اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے۔ میری جو ساری ریسرچ ہے اس سے مجھے پتا چلا کہ ہاں ہندوستان میں چند کیسز گزشتہ 5 برس میں نے 5 برس کا ٹائم پیریڈ لیا، کیسز ہوئے ضرور ہیں، وہاں پہ بھی بعض پنچایت نے اس قسم کے فیصلے دیے ہیں، لیکن زیادہ تر اگر وہاں پہ اول تو کیسز بہت کم ہوئے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں تو پچھلے 5 برس میں سینکڑوں کیسز ہو گئے ہیں، افغانستان میں بھی بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں، ایران میں بھی بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں، ترکش ایریاز کے اندر بھی کیسز ہوئے ہیں، آذربائیجان وغیرہ کے اندر بھی کیسز ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان میں بہت کم کیسز ہوئے ہیں جو ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو بھی کیس ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہاں چیز چھپتی نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں بہت کم کیسز ہوئے ہیں، زیادہ تر فیملی کی وائلنس ہے، کاسٹ کے خلاف اور مذہب کے خلاف شادی کرنے میں، جس کو لو جہاد بھی وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کلاس کو جو وائلیشن ہے کہ وہ اونچی ذات کی جاتی کی عورت جو ہے غریب آدمی سے شادی کرتی ہے جو دلت ہے یا غریب جو دوسری کاسٹ کا ہے، تو وہاں پر فیملیز نے ان کے خلاف ایکشن کیا ہے۔ بڑے کم ویسے ٹوٹل واقعات ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان، اور یہی باقی ساری دنیا کی صورتحال ہے کہ افریقہ میں بھی بڑے کم ہوئے ہیں، بدھسٹ میں بھی بہت کم ہے، کنفیوژن میں کم۔ پھر میں نے اس سے مزید ڈیٹیل اس کا پولیٹیکل سائنس لٹریچر پڑھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو آنر باؤنڈ یا آنر کوڈ سوسائٹیز ہیں، یہ دنیا کی سب سے پریمیٹو جو معاشرے ہیں وہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو سب سے دنیا کے پریمیٹو معاشرے ہیں جہاں ذہن تاریخ کے عمل سے بالکل پیچھے رہ چکا ہے، یہ سارے کے سارے مسلم ٹرائب، یہ ٹرائبل تو ہیں ہی ہیں، پیٹریارکل بھی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مسلم معاشرے ہیں، اور مسلم معاشرے جو ہیں وہ تاریخ کے عمل سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ دوسری چیز مجھے یہ پتہ چلی ریسرچ سے کہ جہاں جہاں اس قسم کی پیٹریارکل سوسائٹیز بہت اسٹرانگ ہیں اور آنر باؤنڈ سوسائٹیز ہیں، وہاں مٹیریل ترقی بھی نہیں ہو رہی۔ مٹیریل ترقی سے مطلب ہے کہ یہ وہ معاشرے ہیں جو اپنے لیے نہ تو خوراک بنا پاتے ہیں، یعنی خوراک اگا نہیں سکتے، ایگریکلچر کو مینیج نہیں کر سکتے، ان کے فلڈز آ جاتے ہیں تو یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں، ان کے ارتھ کوئک آتے ہیں یہ اس کو مینیج نہیں کر سکتے، یہاں پر انسان میں عزت نفس نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ پریمیٹو سوسائٹیز ہیں۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں پیٹریارکل سوسائٹیز اور ہیں بھی اور بھی پسماندگی پائی جاتی ہے، لیکن اتنی مینٹل بیکورڈنس جو مسلم معاشروں میں ہے یہ دنیا میں نہیں ہے۔ کیا اس کا تعلق ہے کہ مسلم اسکالر جو ہیں، کیونکہ اسلام تو میں نے آپ کو کئی دفعہ ایک نہیں درجنوں میں نے ویلاگ میں بتایا ہے کہ اسلام تو وہ تہذیب تھی جس نے دنیا کو ماڈرنٹی کی طرف اٹھایا تھا 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں صدی میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج مسلم معاشرے پوری دنیا سے بہت زیادہ پیچھے رہ چکے ہیں اور دنیا ان کو تحقر سے، ایک حقارت سے بھی دیکھتی ہے، کنٹمپٹ سے بھی دیکھتی ہے، ان کے حالات اتنے برے ہیں، اور یہ کوئی مغرب کی سازش جو ہے وہ نہیں لگتی۔ وے فارورڈ اس کی کیا ہے؟ وے فارورڈ بنیادی طور پہ صرف لیکچر نہیں ہے جو میں دے رہا ہوں، وے فارورڈ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ جتنی زیادہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے اتنے زیادہ حالات جو ہیں بہتر ہوں گے۔ اب آئے پاکستان تحریک انصاف، جس کی خبریں سننے کے لیے اکثر آپ سارے ہی لوگ ویلاگس کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں منڈے کے دن انہوں نے ایک ڈیل کی اور سینٹ کے حوالے سے، جس کا پہلے ہی گورنر کنڈی نے، فیصل کریم کنڈی نے کہا تھا کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی ہدایات کی وجہ سے ڈیل ہو نہیں پا رہی ہے اور عمران خان اس میں رکھنے ڈال رہے ہیں، یہ انہوں نے سنڈے کو کہا تھا۔ بل وہ ڈیل ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حکمران جماعت ہے کے پی کی، جس کی میرا خیال ہے 92 سیٹس ہیں کے پی کی پروونشل اسمبلی کے اندر، ان کو 6 سیٹیں ملی ہیں سینٹ میں، اور 5 سیٹیں ان کی کمبائنڈ اپوزیشن کو ملی ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، پی ایم ایل این ہے اور پی 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 ہے۔
पीटीआई में चूंकि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सेनेट की सीटें मुराद सईद साहब को एक सीट मिली है, एक सीट फैसल जावेद साहब को मिली है, एक आज़म सवाती साहब को टेक्निकल सीट मिली है टेक्नोक्रेट की, एक नूरुल हक कादरी साहब को सीट मिली है। लेकिन इसमें एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट भी है मेरा ख्याल है, मिर्ज़ा आफरीदी, जिनके बारे में बहुत था कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, उनको किस तरह से मिली, आई लीव इट ऑन योर इमेजिनेशन। बहरहाल उनको खासे वोट मिले, जितने वोट मुराद सईद को मिले मेरा ख्याल उससे एक आधी वोट जो है वो मिर्ज़ा आफरीदी को कम मिला है, और फैसल जावेद उनको बराबर के वोट मिले। अब संडे के दिन में आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट को खुलवाया गया, बिकॉज जो स्पीकर थे आज़म बाबर सवाती, उन्होंने कहा था कि कोरम पूरा नहीं है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जिन एमपीज़ को, जो बेसिकली एमपी है ही नहीं, जाली हैं सारे, उनको भर्ती किया जा रहा था वहाँ पर, उनको हलफ लेना था, तो स्पीकर ने कोरम का वहाँ पे कहा कि कोरम पूरा नहीं है, और उसको उन्होंने 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। उसके बाद गुस्से में, सेंस ऑफ ऑनर के अंदर, सेंस ऑफ स्ट्रेटजी में फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट खुलवाई गई, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला सुनाया गया, और उस फैसले की रोशनी में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ये जो 25 एमपीज़ हैं इनका उन्होंने हलफ लिया था। इसकी इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों थी? इसकी जल्दी ये थी कि सेनेट को मुकम्मल करना था, और फिर उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्म सुनाया कि 11 बजे मंडे के दिन में सेनेट के लिए चुनाव होना चाहिए, और फिर सेनेट का चुनाव हो गया 21 जुलाई को, जिसके नतीजे में सेनेट जो है वो पूरी हो गई। ये सारी की सारी चीज़ है क्या? ये सारी की चीज़ का मतलब ये है कि हम सिस्टम बनाते चले जाएं, और इमरान खान को और इमरान खान के पैगाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे हम कुचल दें। ऑन द फेस ऑफ इट लगता है इसमें बड़ी कामयाबी है, लेकिन मैं आपको एक बायोलॉजिकल ट्रूथ बताता हूँ। वो ये है कि जब भी आप किसी एक चीज़ को क्रश करते हैं तो फिर उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि अगर आप फ्रॉग्स को, जो डड्डू है, मेंढक को और लिजर्ड को ख़त्म कर देंगे इकोसिस्टम से, तो फिर मच्छर और हशरातुल अर्ज़ ऐसे पैदा होते हैं कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से पॉलिटिकल इकोसिस्टम को, जो माशाल्लाह दुनिया के सबसे ज़हीन लोग डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं और कर दिया उन्होंने, इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। मुझे ख़तरा ये है कि वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होंगे। बाकी सब लोग इसकी बात नहीं करते, वो और फतह वतह देखते हैं अपने लिए, फतह हो जाएगी। मुझे कोई यहाँ पे पाकिस्तान की फतह होते नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक अनइंटेंडेड क्राइसिस की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का आप इस अंदाज़ा लगाएं कि जो तहरीक उन्होंने शुरू की, अगर आप उनके यूट्यूब पे जाएं, मैं बहुत सी इमेजेस दिखाता हूँ, उसमें बहुत सी ग्रास रूट मोबिलाइजेशन और रैलीज तो निकल रही हैं, छोटी छोटी, पंजाब से भी, सिंध से भी, कराची से भी। उसकी झलकियाँ आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम डेफिनेटली तौर पर वो बिल्डअप करना चाहते हैं टुवर्ड्स 5 अगस्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं आमिर मुगल साहब। उन्होंने कहीं कुछ अर्सा पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ को डिसेंट्रलाइज होकर, बगैर लीडरशिप के, उनको एक फ्लैश प्रोटेस्ट करना चाहिए, गुरिल्ला स्टाइल फ्लैश प्रोटेस्ट करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले मैंने भी ये कहा था कि उनको ऐसा करना चाहिए कि अचानक अपीयर हो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आइडिया कहीं किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने प्रेजेंट किया। अपेरेंटली वो खुद भी गुम हैं, कहीं छुपे हुए। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि बगैर लीडरशिप के चंद मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए नौजवान कहीं अपीयर हों, उन्होंने मास्क पहने हों ताकि पुलिस उनको रिकग्नाइज ना कर सके, पूरी तरह से पुरअमन हो, सड़क को रोकें, ट्रैफिक को रोकें, जैसे ही पुलिस आए वहाँ से मास्क पहन के दौड़ जाएं ताकि उनको आइडेंटिफाई ना किया जाए। इसमें एक सिर्फ चीज़ ऐड कर लें कि फ़ोन पे अपने बंद कर दें ताकि वो आपको जियो फेंसिंग के ज़रिए जो है वो ना ढूंढ सके। लेट्स सी कि ये चीज़ कामयाब होती है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि कुछ इसकी, वो उन्होंने कहा तो था, लेकिन अभी कुछ इसकी झलकियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से मिल रही हैं कि नौजवान अपीयर होते हैं, जल्दी वहाँ से खिसक जाते हैं और दौड़ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर के ऊपर एक बहुत ही दिलखराश उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं, जुनैद जहांगीर के हवाले से और सलमान रज़ा के हवाले से उन्होंने एक बार फिर शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे जुनैद जहांगीर और सलमान रज़ा, या पता नहीं पेन ट्वीट है, उनकी बहन और उनकी अहलिया, उनमें से एक की अहलिया, एक की बहन जब आती हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ से उनको कोई इतला नहीं मिलती कि उनके ये कहाँ पे हैं जुनैद जहांगीर और सलमान रज़ा। और पुलिस कहती है कि जब भी हम कंप्यूटर में डालते हैं तो हमें आगे लिखा हुआ आता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला। दो बेचारे पाकिस्तानी पीटीआई के एक्टिविस्ट इमरान खान के शदाई, कैसे अबू धाबी में उनका नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है? तो ये मतलब क्या कॉमन जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया है बिटवीन यूएई एंड पाकिस्तान? ये अब तक की डेवलपमेंट है। ये जो बलूचिस्तान का ऑनर वाला मसला है, इस पर बहुत गौर कीजिएगा। ये ऑनर का मसला आपको हर जगह नज़र आ रहा है। ये May 9 भी एक तरह का ऑनर था, हमारे ऑनर पे हमला हो गया है। पहलगाम में जो कातिल थे रेजिस्टेंस फ्रंट के, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया था कि नरेंद्र मोदी को जाके बता दो। अभी आपने कभी सुना है कि कोई कहे कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टार्मर को जाके बता दो या डोनाल्ड ट्रंप को जाके बता दो कि हमने ये कत्ले आम कर दिया? ये सब ऑनर कोड सोसाइटीज़ हैं और ये बड़ी मजलूम किस्म की सोसाइटीज़ हैं। इंग्लिश की डिस्कशन हमारी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।